हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। आज हम सोल्व करेंगे चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स, इंट्रोडक्शंस टू लीनियर पोलिनोमियल्स, एनसीईआरटी बुक गणिता मंजरी क्लास 9 से। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आशा करती हूँ आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसका बेसिक समझाते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस पर आएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमसे कहा गया है, देखो पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। पोलिनोमियल्स एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट टर्म्स विद आर कैलकुलेट बाय प्लस माइनस। तो इस तरह से मैं आपको बताऊंगी तो समझ में शायद आपको ना आए। वैसे हमने 8th क्लास में काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है, बट फिर भी एक बार मैं इंट्रोड्यूस आपको कराती हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमसे कहा गया है, राजू वेंट टू ए शॉप वेयर देयर वर सील्ड बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन सेल। The shop owner told him that the red boxes have 4 pens each and the blue boxes have 5 pencils each. Now, if Raju bought X red boxes and Y blue boxes, how can he quickly figure out the total quantity of pens and pencils? Also, if he got 3 extra pens free, how many pens and pencils did he get altogether? तो पहले उसने हमसे जो पूछा है हम उसका आंसर देंगे। देखो ये एक पेन बॉक्स है, ठीक है, और ये एक पेंसिल है बॉक्स जिसमें 4 पेन और 5 पेंसिल्स हमें गिवन है। अब देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ पेन्स is x and number of pencils y। अब ये x और y क्या है? तो ये x और y फ्रेंड्स हैं वेरिएबल। वेरिएबल यानी इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है और ये चेंज हो सकते हैं। चलिए आगे अब पढ़ेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए इतना लेते हैं। x क्यों लिया है हमने? राजू ने एक बॉक्स खरीदा है तो उसे कितने पेन मिले हैं? 4 पेन मिले हैं। जब उसने 2 बॉक्स खरीदेगा तो उसे कितने पेन मिलेंगे? 4 + 4 = 8, या फिर 2 × 4 = 8 भी लिख सकते हैं हम। अगर वो 3 बॉक्स परचेज करता है तो राजू के पास कितने पेन आ जाएंगे? 12, यानी 4 + 4 + 4, तो उसे कितने पेन मिलेंगे? 12। 4 × 3 = ऑल्सो 12, या मल्टीप्लाई कर दो या 3 टाइम उसको प्लस कर दो। तो ये नंबर कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास? 4, 8, 12। तो ये नंबर हमारे 1, 2, 3, यानी वो नंबर जो हमारे वेरिएबल हो सकते हैं। अगर वो एक बॉक्स खरीदता है तो 4 आएंगे पेन, अगर 2 बॉक्स खरीदता है तो 8 पेन आएंगे, और 3 बॉक्स खरीदता है तो 12 पेन आएंगे, और अगर वो एक्स बॉक्स खरीदता है तो फिर कितने पेन आएंगे उसके पास? 4x पेन आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम उसको लिख सकते हैं कि 4x, इसलिए हमने पहले x लिखा, अब हमने इसको 4x बना दिया। ठीक इसी तरह हम पेंसिल्स ले लेते हैं। एक बॉक्स उसने पेंसिल का खरीदा तो पेंसिल उसके पास आ गई 5। 2 बॉक्स उसने खरीदा तो पेंसिल उसके पास आ जाएगी 10। 3 बॉक्स अगर वो परचेज करता है तो पेंसिल उसके पास आ जाएगी, अगर हम इसे 3 बार प्लस करते हैं तो 15 आ जाएगी, ठीक है। 15 पेंसिल उसने परचेज कर ली 3 बॉक्स के दौरान। अगर उसने y बॉक्स खरीदा है तो उसकी पेंसिल ऑफ नंबर ऑफ पेंसिल क्या होगी? 5n होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ पेंसिल्स = 5y। अब आगे कहता है कि हाउ कैन ही क्विकली फिगर आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन एंड पेंसिल्स। तो टोटल क्वांटिटी अब क्या बन जाती है फ्रेंड्स? टोटल क्वांटिटी जो बनती है वो हमारी बन जाएगी 4x प्लस में 5y। यहाँ पे जितने पेन और यहाँ पे जितनी पेंसिल होंगी उनका मल्टीप्लीकेशन होकर एडिशन हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है हाउ मेनी पेन्स एंड पेंसिल्स डिड, अगर ही गोट 3 एक्स्ट्रा पेन्स, अगर उसे 3 एक्स्ट्रा पेन्स मिलते हैं तो उस कंडीशन में उसके पास कितने हो जाएंगे? देखो अगर मान लो वो 2 बॉक्स खरीदता पेन का तो उसके पास कितने हो जाते? 8 पेन, और वो 3 बॉक्स खरीद लेता पेंसिल का तो उसके पास कितनी पेंसिल हो जाती? 15, और 3 उसे फ्री मिल जाती, 3 फ्री मिल जाती। तो अब इन तीनों का जब हम एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26, है ना। तो हमने क्या किया है? तीनों का एडिशन ही तो किया है। तो ये जो 3 एक्स्ट्रा हमें पेन मिल रहे हैं इसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, यानी अब हमारे पास आ गया 4x + 5y प्लस में 3। तो ये क्या बन गया? पोलिनोमियल बन गया। 4x प्लस में 5y प्लस में 3। तो हमें क्या मिल गया? हमारा
पोलिनोमियल्स। तो चलिए अब इसके पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो हमारे पास अब आ गया है एक पोलिनोमियल, जो हमने लास्ट क्वेश्चन से लिया है, पोलिनोमियल बन गया। अब देखिए इसमें ये दो साइन हमें प्लस के दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो दो साइन इन थ्री डिजिट्स को अलग करते हैं, तो ये क्या बन गई हमारी टर्म्स बन गई। तो हम यहाँ लिखेंगे टर्म्स 4x 5y एंड 3। तो ये हमारी क्या बन गई फ्रेंड्स, टर्म्स बन गई, जो प्लस माइनस या एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस या मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड के से अलग अलग की जाती है। ये साइन इसमें हमें यहाँ पर मिलेंगे। अब आप कहेंगे चलिए हम आ जाते हैं कोफिशिएंट पर। तो कोफिशिएंट क्या होगा हमारा, देखो इस टर्म में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, कोएफिशिएंट। तो 4 इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब हम लेते हैं सेकंड टर्म। सेकंड टर्म्स का न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, तो 5 इज कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। अच्छा अब 3 का कोएफिशिएंट क्या होगा, 3 का कोएफिशिएंट 3 ही होगा। तो कभी ये कंफ्यूज करने के लिए पूछ भी सकते हैं। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो ही हमारी कोएफिशिएंट होगी, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं वेरिएबल पर। तो वेरिएबल जो होती है वो होती है अलजेब्रिक वैल्यू, जैसे x हो गया, y हो गया, p q, ये जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स। तो यहाँ हम इसका x हो गया, इसका y हो गया, और ये जो है 3, ये होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं हो सकता। देखो जैसे हमारे पास 4x है, तो x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 4 आ जाएगा, और x की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो क्या आ जाएगा 8, और x की वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो क्या आ जाएगा 12। तो जब हम वेरिएबल चेंज कर देंगे तो वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। लेकिन जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू वो होती है जिसमें कोई जो अलजेब्रिक ऐड वेरिएबल नहीं होता। जैसे 3 अकेला है, इसके साथ कोई भी अलजेब्रिक वैल्यू नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी ये कांस्टेंट रहता है क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि इसके साथ एक्स वाई है ही नहीं। अगर एक्स वाई नहीं है तो वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो चलिए इसका एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं हम। एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं हम, जैसे कि हमारे पास ये पोलिनोमियल है 4x प्लस 5y प्लस 3। अब देखिए ये तीन टर्म्स है हमारी, 4x 5y और 3, और बीच में क्या साइन लगा है हमारे पास, प्लस का साइन लगा है। अब कुछ बच्चे सॉरी कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि जैसे कि जो ये 4x है और ये x के साथ मल्टीप्लाई है, जैसे 4x, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई y और प्लस में 3। तो उन वो सोचते हैं कि 4x 5y और 3 ये सारे अलग अलग टर्म्स है, बट ऐसा नहीं है। जब 4x के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो एक यूनिट बन जाता है, ठीक है। 5y से मल्टीप्लाई होकर एक यूनिट बन जाता है, और उनके बीच में साइन क्या होते हैं, प्लस के साइन होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये टर्म्स फर्स्ट है, ये सेकंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है। और ये हमें ध्यान रखना है कि इस तरह से जब 4x लिखा होता है तो 4 और x ये दोनों अलग अलग टर्म्स नहीं होती है। तो इस तरह से 4x 5y और 3 एक टर्म होंगी। तो चलिए एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 में a rectangular garden of length L meter and width is W meter has to be fenced and decorated. A wire fence is to be laid along the length costing rupees 100 per meter, and a wooden fence is to be built along the width costing rupees 100 मीटर। स्पेशल सीट्स है, अच्छा पहले इतना पढ़ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग करते हैं, आगे फिर पढ़ेंगे। देखिए ये हमारे पास एक फील्ड गिवन है, यहाँ पर ये फील्ड है, और इधर जो है ये इसकी विड्थ हो गई, इसको ये जो लेड इधर लगाया गया है, ठीक है। तो ये इसका लेंथ हो गया, और ये इसकी विड्थ अगर हम लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बताया है कि जहां पर वायर होगी ना वो वाली तो हो गई लेंथ, ठीक है, और जहां पर वुडन फेंसिंग हो रखी है वो होगी विड्थ। तो चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पर लेट, यहाँ मैं आपको यहाँ भी बनाकर दिखा सकती हूँ एक फिगर के अकॉर्डिंग। मान लो ये एक रेक्टेंगल गार्डन है, तो इसमें ये लेंथ हो गई हमारी, ठीक है, और ये हमारी हो गई विड्थ। इसके अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हो, लेकिन गिवन डायग्राम ये है तो मैंने इसके थ्रू आपको बताया है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे लेट
यहाँ हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वायर फेंसिंग इज इक्वल टू, हम लेंगे एल, क्योंकि लेंथ हमारी एल है और उसकी कॉस्ट 100 है। देखो 1 मीटर लेंथ है तो कॉस्ट कितनी है, 100 रुपीज। अगर 2 मीटर लेंथ होगी तो कॉस्ट कितनी होगी, 200 रुपीज। ठीक इसी तरह हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो ये लेंथ है, ये लेंथ इधर भी है और ये लेंथ इधर भी है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2l। ठीक है, 2l मल्टीप्लाई में 100, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 200l। अब ऐसे ही हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वुडन फेंसिंग, तो उसके लिए हम लिखेंगे W, मल्टीप्लाई में उसकी कॉस्ट क्या है, 80 रुपीज पर मीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में 80। लेकिन विड्थ हमारी इधर भी है और इधर भी है, ठीक है, तो 2 साइड हो गई, तो हम इसे यहाँ क्या लिखेंगे, 2, तो इधर हमारा आ जाएगा 160W। तो चलिए अब आगे पूछे गए क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पेशल सीड्स हैव टू बी सोन थ्रू आउट द गार्डन विच विल कॉस्ट ₹50 पर स्क्वायर मीटर। अब देखिए उसने कहा है कि स्पेशल सीड्स जो है उसमें उगाए जाएंगे, तो ये कॉर्नर में थोड़ी ना उगाए जाएंगे, ये तो पूरे इसके बीच में उगाए जाएंगे। तो अगर इसकी कॉस्ट, सीड्स की कॉस्ट हमने निकालनी है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे इसका एरिया, यानी कि हमें अब इसका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, ठीक है, L इंटू बी, तो यहाँ आ जाएगा LB स्क्वायर मीटर। लेकिन अब उसने हमसे कहा है कि कॉस्ट जो उसके है वो 50 पर स्क्वायर मीटर है। 50 पर स्क्वायर मीटर, 50 रुपीज है 1 मीटर की, 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट, ठीक है, 50 रुपीज 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है। तो इतने स्क्वायर मीटर की कॉस्ट क्या होगी, तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सीड्स विल बी 50 मल्टीप्लाई में LB, तो ये आ जाएगा 50 LB। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों चीजें बता दी हैं। अब एक चीज का हमें ध्यान रखना, अगर जब भी फेंसिंग की बात होती है तो पैरामीटर निकाला जाता है, क्योंकि ये सारा ये क्या लगता है, अराउंड द गार्डन या फील्ड, ठीक है। और जब भी एरिया होता है तो हमें जब भी सीड्स वगैरह की बात होती है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, उसका एरिया। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। Example 3. A wire of length 20 centimeter is bent in different ways to form rectangles. For example, we can have a rectangle with length 7 centimeter and width 3 centimeter. We can also have one of the length 5.5 centimeter and width is 4.5 centimeter. Think of a few more ways of forming such rectangles. Can you write an expression for the area of such rectangles? तो देखिए इसमें हमें एक वायर दी गई है, एक वायर है ये, ठीक है, और इसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर क्या है, 20 सेंटीमीटर। अब देखो जो ये लेंथ है हमारी इस वायर की, अगर इसको हम शेप दे देते हैं और एक ऐसा रेक्टेंगल बना देते हैं, तो एक्चुअल में जो इसका पैरामीटर है वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि वायर की जो लेंथ है वो तो चेंज नहीं होगी। ठीक है, हमने एक और रेक्टेंगल बना दिया और उसको हमने कुछ इस तरह से बना दिया, ठीक है, ऐसे। तो इसमें भी जो ये हमने साइड से बना, इसकी साइड बनी है वो लेंथ ऑफ वायर से ही बनी है, तो वो भी इतनी ही रहेगी, इस केस में भी 20 ही रहेगी और इस केस में भी 20 सेंटीमीटर ही रहेगी। हम एक और शेप बना देते हैं, ऐसे बना देंगे, ठीक है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, लेकिन इसमें वायर फिर वही यूज हुई है, तो वायर का जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर ही रहेगा। यानी इन तीनों केस में ही, या और भी ऐसे केसेस हो सकते हैं जिनमें जब हमने रेक्टेंगल बनाया है तो लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल रहेगा, यानी ये भी 20 रहेगा और ये भी 20 रहेगा। कुछ मेजरमेंट उसने हमें दिया है कि एक रेक्टेंगल बनाइए जिसमें लेंथ 7 सेंटीमीटर होगा और जो उसका विड्थ है वो क्या होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। तो देखो रेक्टेंगल में जब भी हम इसका पैरामीटर बनाते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ हमने कितना लिया, लेना है 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लेंगे 7 प्लस में 3, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। दूसरे केस में उसने हमें कहा है वो भी हम करके देख लेते हैं, 2 इंटू 5.5 प्लस 4.5
इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20। इस केस में भी 20 आया है। अगर हम ले लेते हैं लेंथ 8 ले लेते हैं और विड्थ हम 2 ले लेंगे तो भी 20 ही आएगा। अगर हम लेंथ ले लेंगे 4 सॉरी 6 और विड्थ हम लेंगे 4 तो भी 20 ही आएगा और डेसिमल में भी ये और नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना? तो अगर हम लेंथ ले लेते हैं 9 और विड्थ हम ले लेंगे 1 तब भी ये 20 सेंटीमीटर ही आएगा। तो ये ऐसे कई केस बन सकते हैं। तो उसके लिए हमने जो एक्सप्रेशन देना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो लेंथ ऑफ द वायर के लिए 2 इंटू एल प्लस बी हमारा ये एक फॉर्मूला है। तो उसमें अब हम अपना एक्सप्रेशन बनाएंगे। देखो जैसे कि एल प्लस बी है जो इसको हम लेट कर लेंगे, एल प्लस बी को हम ले लेंगे, हम करेंगे लेट एल इज इक्वल टू एक्स और बी जो हमारा है वो हो जाएगा वाई। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई और ये क्या है पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल जो कि इक्वल है लेंथ ऑफ द वायर के। ये हमारी लेंथ ऑफ द वायर हमें गिवन है 20। अब देखिए x प्लस वाई इधर रहेगा और 22 इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यानी कि x और y की हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको ऐड करके 10 आता है तो हमारा पैरामीटर हमेशा मतलब इस क्वेश्चन में 20 आएगा। जैसा कि मैंने पहले एग्जाम्पल बताए थे, अगर लेंथ 8 होगी और विड्थ 2 होगी तो इनका एडिशन करके 10 आएगा, ठीक है? तो ये x हो गया, ये y हो गया और इसका जब पैरामीटर निकालेंगे तो कितना 20 ही आएगा। ऐसे ही 7 प्लस 3 भी हो गया, ऐसे ही 6 प्लस 4 भी हो सकता है, ठीक है? ऐसे ही हमारा 7.5 एंड 2.5 भी हो सकता है। तो इस केस में इस इनको हम x लेंगे और इनको हम y लेंगे। तो हमारा क्या आएगा इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 ये एक्सप्रेशन बनता है और x और y की जो एडिशन है वो हमेशा 10 होगा तो हमारा पैरामीटर 20 हमें मिलेगा। तो चलिए अब हमसे पूछा गया इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल x सेंटीमीटर देन द विड्थ इज 10 माइनस x सेंटीमीटर द एक्सप्रेशन ऑफ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज ये बनेगा या ये बनेगा, ठीक है? तो चलिए अब हम लेते हैं। देखो हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा फ्रेंड्स? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा एल इंटू बी। तो एल हमने क्या ली थी अपनी एक्स ली थी और बी कितना लिया था वाई, तो ये क्या आ जाएगा एक्स वाई आ जाएगा। अब देखिए क्योंकि हमने एक्सप्रेशन बनाया था एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 तो यहाँ पर हम एक्स वाई जो हमारा लिखा है इसमें 10 माइनस वाई, यहाँ पर हमारा क्या लिखा था एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू 10 तो जो ये वाई है हमारा वो इधर आके क्या हो गया माइनस में हो गया। एक्चुअली में हम यहाँ पर इसे ऐसे ना करके इसे हम इस तरह से करेंगे कि इसे हम इरेज ही कर देते हैं। देखो पहले हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे जो हमें गिवन है। इक्वेशन हमारी हमें गिवन थी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 तो हम y की वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस एक्स। तो अब हम यहाँ पर y की वैल्यू रख देंगे तो x इंटू वाई की वैल्यू आ गई है 10 माइनस एक्स, ठीक है? तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंदर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10x माइनस एक्स रेज टू पावर 2। तो दोनों तरह से हमने ये बना दिया जो हमें एक क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है फ्रेंड्स? तो सबसे पहले हमें एक्स और वाई का कॉन्सेप्ट समझना है कि लेंथ को हमने एक्स लिया है और वाई हमने लिया है ब्रेड्थ को। उसके बाद हमने जो ये पैरामीटर का फॉर्मूला है इससे एक एक्सप्रेशन बनाया है। ये एक्सप्रेशन बन गया था हमारा और इसी एक्सप्रेशन के बाद हमने रेक्टेंगल का भी एक्सप्रेशन बना दिया है। चलिए अब हम इसका एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे वन वेरिएबल क्या है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चंस में हमने क्या देखा है, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें देखो हमारे दो दो वेरिएबल हैं जैसे कि यहाँ पे x हो गया, ये x हो गया, y हो गया, यहाँ पर देखो ये x y या l और b है ना। तो दो दो वेरिएबल हमारे आ रखे हैं लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे सिंगल वेरिएबल। जैसे कि जो एक्सप्रेशन है वो चाहे कितना भी लंबा हो तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग जब हमारा बनेगा, जैसे ये हमारा वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम एक्सप्रेशन बनाते हैं 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस
3x प्लस 7, इससे भी बड़ा हो सकता है। तो इसमें देखिए सारे वेरिएबल हमारे क्या आए हैं, x के आए हैं। तो ये वेरिए इस तरह के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वन वेरिएबल। इनको हम कैसे बोलेंगे, वन वेरिएबल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखिए इसमें एक पावर आ जाते हैं यहाँ पर, पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ लिखेंगे पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे यही एक्सप्रेशन है, इसमें जो पावर आई हुई है ये 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। जैसे इसमें ये 3 आई हुई है, x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है, ठीक है? तो जो सबसे बड़ी पावर होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी इन एक्सप्रेशन, उसे हम क्या कहेंगे? वो हमारी कहलाएगी डिग्री। जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या बन जाएगी, हमारी डिग्री बन जाएगी, ठीक है। तो डिग्री के अकॉर्डिंग ही जो वेरिएबल बनेंगे, पॉलिनोमियल बनेंगे, वो भी डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि अगर किसी पॉलिनोमियल में x3 4x3 प्लस 2x2 प्लस 5x, ये एक एक्सप्रेशन है, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, यानी डिग्री क्या है, 3 है। डिग्री अगर 3 है तो ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हमारा एक दूसरा एक्सप्रेशन है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और अगर डिग्री 1 है, मान लो कोई एक्सप्रेशन ऐसा है 4x प्लस में 9, ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये होंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जिनमें पावर हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर वन वेरिएबल है तो लीनियर पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, वेरिएबल 2 है तो लीनियर पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल बोला जाता है। अब मान लो कोई एक्सप्रेशन है जिसमें हमें गिवन है 4x प्लस में 9, जैसे कि मैंने ये लिखा था, या कोई एक्सप्रेशन है जिसमें लिखा है 5x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 8, तो जो ये 8 है और जो ये 9 है, इनकी डिग्री क्या होगी, इनकी डिग्री भी पूछी जा सकती है। तो जो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। और अगर हमें एक टर्म दी गई है, एक एक्सप्रेशन दिया है जिसमें खाली 7 लिखा है, ये भी एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। जिसमें कोई वेरिएबल डिजिट नहीं होती है, सिंगल नंबर लिखा होता है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो इस तरह से हमने इन सबको समझ लिया है, तो हम एक्सरसाइज 2 1 भी हैंड टू हैंड कर लेते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री को डिफाइन कर देते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें हम हाईएस्ट पावर देखेंगे इस वेरिएबल में, इसको दोबारा लिख देती हूँ, ये एक्चुअल में 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 3 है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी, x की जो हाईएस्ट पावर वो 2 है, तो आंसर हो जाएगा 2। तो इसी तरह सेकंड पार्ट में y हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है। तो इसमें डिग्री हो जाएगी, सेकंड पार्ट में डिग्री आ जाएगी 3। और यहाँ पर देखिए -9 लिखा है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हमारी हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। जो नेक्स्ट वन है उसमें डिग्री हमारी हो जाएगी, फोर्थ पार्ट में डिग्री हमारी हो जाएगी, देखिए इसमें कोई पावर नहीं है तो 1 लेंगे, तो इसकी डिग्री हमारी आ जाएगी 1। तो ये तो हमने डिग्री वाइज बता दिए हैं। अब अगर हमें ये पॉलिनोमियल बताने हो तो देखो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। हाईएस्ट पावर 3 है तो ये एक क्यूबिक पावर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसकी डिग्री 0 है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। और अगर इसकी डिग्री 1 है तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हमारा
हो जाएगा। तो दोनों तरह से हमने इसे डिफाइन कर दिया है। ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। राइट पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। जिसकी डिग्री 1, 2 और 3 है, ऐसे हमें पोलिनोमियल बनाने हैं। बहुत सारे पोलिनोमियल होते हैं सॉरी हो सकते हैं फ्रेंड्स, तो आप कोई भी पोलिनोमियल बना सकते हो जिसकी पावर y हो 1 हो सॉरी। तो 1 है तो हम इसे लिख देंगे y प्लस में 3। ये एक पोलिनोमियल हो गया। दूसरा पोलिनोमियल हम बनाएँगे जिसमें वो एक क्वाड्रेटिक बनाना है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी 2 होगी, तो इसे हम लिख सकते हैं z स्क्वायर प्लस में 7 x 7z सॉरी प्लस में 2। ये सेकंड हो गई। थर्ड हमारी क्यूबिक बनानी है हमें, तो हम इसमें लिख सकते हैं 9x क्यूब प्लस में 2x, इतना भी छोड़ सकते हैं, इसे पूरा भी कर सकते हैं 2x स्क्वायर 3z प्लस में 4 लिखकर इसके 4 टर्म्स भी बना सकते हैं, इसे 2 टर्म्स में भी बना सकते हैं। 2 टर्म्स में हम इसे बना सकते हैं 9x क्यूब प्लस में 4x, इतना भी हो सकता है ये, ठीक है? या इतना भी बना सकते हैं 9x क्यूब प्लस में 1। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कितना भी टर्म्स लिखो आप, बट इसमें डिग्री 1, 2, 3 का हमें ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द पोलिनोमियल? तो इसे हम दोबारा से लिख लेते हैं एक बार ताकि क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। x रेज़ टू पावर 4 है, माइनस 3x क्यूब है एंड प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 7। ये हमें गिवन है। हमें x स्क्वायर और x क्यूब इन दोनों के क्या बनाने हैं? कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट हमने पढ़ा था, कोएफिशिएंट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर्स जो होते हैं, डिजिट जो होती हैं, ठीक है? तो इसमें देखो x क्यूब की हमें बतानी है, तो x क्यूब की क्या है? कोएफिशिएंट वैल्यू क्या है? 6 और x सॉरी x स्क्वायर की 6 है, x स्क्वायर की वैल्यू 6 है। अब लेते हैं हम x क्यूब, तो x क्यूब की जो वैल्यू है हमारी 3, इसे 3 नहीं लिखना है फ्रेंड्स, इसको -3 लिखना है, ठीक है? ये ध्यान रखना है हमें, साइन का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है? अगर हमारी इसमें कोएफिशिएंट वैल्यू पूछी है गई है और यहाँ पर माइनस लगा है, तो हम उसे -3 लिखेंगे, +3 नहीं लिखेंगे। अगर आपने माइनस को इग्नोर कर दिया तो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 4, 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन जो दिया गया है उसे हम फिर से लिख लेते हैं एक्सप्रेशन को 4z रेज़ टू पावर 3 माइनस 5z स्क्वायर माइनस 11। इसमें हमसे पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ z। तो अब देखिए 5z क्यूब माइनस सॉरी 4z क्यूब माइनस 5z स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि यहाँ है ही नहीं z का कोई टर्म ही नहीं है, तो वहाँ पर क्या है 0 है। तो इसका कोएफिशिएंट भी z का कोएफिशिएंट भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि गिवन ही नहीं है, ठीक है? तो हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। अब लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, उसे हम रीराइट कर लेते हैं प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। इसमें हमसे पूछा गया है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का जो कांस्टेंट टर्म होता है वो हमें ढूंढने के लिए देखना पड़ेगा किसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो देखिए इसके साथ वेरिएबल है, इसके साथ भी वेरिएबल है, इसके साथ भी वेरिएबल है, लेकिन इसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो बन जाएगा -10, नॉट ओनली 10, ठीक है? साइन का विशेष ध्यान रखना है। तो सिंपल सी एक्सरसाइज थी, हमने पांचों क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो चलिए अगले एक्सरसाइज के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे।